हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्प्रिट के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह का सितंबर मंथ करने जा रहे हैं। सितंबर मंथ में पहला हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास पहला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत साहित्य में किस राज्य को प्राग ज्योतिष नाम से अभिहित किया जाता था? तो प्राग ज्योतिष के नाम से असम को किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, वज्जी, कलिंग, गांधार और अवंती में से कौन आरंभिक बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपदों में शामिल नहीं था? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य में जो उल्लिखित महाजनपद में था, जो कलिंग जो था वो सम्मिलित नहीं था। तो कौन कौन सा सम्मिलित था? तो वज्जी सम्मिलित था, गंधार था, अवंती था, ये सब सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजीझम निकाय, जातक, खुद्दक निकाय और विनय पिटक में से धम्मपद किसका भाग है? तो धम्मपद जो है हमारा खुद्दक निकाय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ऋग्वेदीय देवताओं में से किसे मार्ग, पशुपालक और पथ भ्रष्ट पशुओं का संरक्षक माना जाता था? तो पूषण देवता को माना जाता था। नेक्स्ट है, भारत में स्थित कौन सा मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है? तो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बराहमिहिर और पतंजलि किस शासक के दरबार में थे? तो बराहमिहिर जो थे वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल कहां पर खोजे गए हैं? तो हल का टेराकोटा जो है वो बनावली से मिला है, बनावली से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहरों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो जो हड़प्पाई मोहर बनते थे वो सेल खड़ी से बनते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस महाजनपद में समूह शासन था? तो समूह जो शासन था वो वज्जी महाजनपद में था, वज्जी महाजनपद में समूह शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप में पाई गई मूर्ति कलाओं रिक्त सिंहासन, साल भंजिका, वृक्ष और चक्र में से कौन सी प्रत्यक्षतः बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है? तो ये देखिए, इस साला भंजिका जो है ये बौद्ध विचार से प्रेरित नहीं है, बाकी जो रिक्त सिंहासन, वृक्ष और चक्र जो है ये सांची स्तूप में मिला है, ये बौद्ध विचार से प्रेरित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर की कोल जनजाति के लोगों का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल जनजाति का जो नेतृत्व किया था वो कौन से? मोनू, नाम था मोनू। छोटा नागपुर की कोल जनजाति के लोगों का नेतृत्व किए थे मोनू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर की राजधानी कहां थी? तो त्रावणकोर की राजधानी थी त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान किस वर्ष कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में पहली बार आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पहली बार आधुनिक विश्वविद्यालय की जो स्थापना कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में की गई थी वो 1857 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत विचारण के बिना 2 वर्ष की अवधि तक निरुद्ध रखना अनुमत था? तो रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत हमारा था कि विचारण के बिना 2 वर्ष की अवधि तक आपको निरुद्ध रखना अनुमत था। नेक्स्ट हमारा है कि भूदान आंदोलन के दौरान भूमि का पहला दान किस राज्य में किया गया था? तो भूमि का पहला जो दान था वो कहां था? बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1611 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो कहां किया था? तो मछलीपट्टनम में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में यूरोप के लोगों, उनके कर्मचारी और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में न्याय का उच्चतम न्यायालय स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1882 में किसने भारतीय में स्थानीय स्वशासन के लिए एक संकल्प पुनः स्थापित किया था, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था स्थानीय स्वशासन के लिए, और इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के सीमांकन के लिए उत्तरदायी कौन था? तो सर श्री रेडक्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, तो इटली की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इटली घोषणा 1947 में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान।
इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। अगला है स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में पंचायतें गठित करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा का मैक्सिमम सीट हमारा 250 हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता? तो इसको 83 के 1 के तहत जो राज्यसभा स्थायी सदन है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में जीएसटी यानी जीएसटी का प्रवर्तन किया गया था? तो 101वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2016 में आया था उसके तहत जीएसटी का प्रवर्तन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो किसके सिफारिश पर? तो राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश पर की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति आयोग में इसके शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल कब किया गया? तो 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली भाषा को आपको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21(1) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 से मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता का कि देखिए महान भारतीय सारंड यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास कहाँ पे है? तो शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में इसका आवास होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा किस विकिरण की अवशोषित किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि अम्ल वर्षा के लिए वर्षा जल का पीएच किससे कम होना चाहिए? तो अम्ल वर्षा के लिए जो वर्षा होता है उसका पीएच वैल्यू जो है 5.6 से कम होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन कि नीलगिरी, नोकरेक और शेषाचलम में से कौन भारत के 3 राज्यों में फैला है? तो नीलगिरी जो है वो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में जापान में अपनाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो है लागू कब किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पवन दिवस हमारा 15 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि केचुआ की खोजी गई 2 नई प्रजातियां कुंचरिया एंसिस और कुंचरिया प्रियसंकारी। 2 नाम है कुंचरिया एंसिस और कुंचरिया प्रियसंकारी जो कि केचुआ की प्रजाति है। ये कहाँ पाई गई है? तो त्रिपुरा में। किस प्रजाति की वह पारिस्थितिकी स्थिति है जहां कोई प्रजाति किसी परिभाषित भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय होती है? तो ये स्थानिक प्रजाति। नेक्स्ट हमारा है कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM का भारत को क्या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत लॉन्च किया गया था? ये कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2014 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो हुआ है उसका किस विषय के अंतर्गत मनाया जाता है? यानी कि इसका थीम क्या था विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल, घग्गर, लूनी और यमुना में से कौन सी नदी गंगा के मैदान के पश्चिमी सीमा को निर्दिष्ट करती है? तो यमुना। यमुना जो है वो पश्चिमी सीमा को निर्दिष्ट करती है। भारत का कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा MP हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रमुख यामोत्तर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत वृत्त में से कौन सी रेखा बृहत वृत्त यानी बृहत वृत्त कौन सा है? तो विषुवत वृत्त बृहत वृत्त बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल, प्रसरण बल और जल दाब के कारण बल किस प्रक्रिया में अनुप्रयुक्त बल है? तो यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत के समय किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होता है? तो आर्कटिक वृत्त में सूर्य के जो किरणें हैं उनका कोण न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कहाँ कोरियोलस बल शून्य होता है और पवन समदाब रेखाओं के लंबवत बहती है? तो भूमध्य रेखा पे जो होता है वो कोरियोलस बल शून्य होता है और पवन समदाब रेखाओं के लंबवत बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह तब होती है जब हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान वाला वायु की एक परत जमीन की सतह के निकट एक गर्म परत पर गिरती है। तो क्या होता है? सहीम वृष्टि होता है। सहीम वृष्टि होता है जिसको स्लिट भी बोलते हैं। तो ये कब होता है? जब हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान वाली वायु की एक परत जमीन की सतह के निकट एक गर्म परत पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 16 के रूप में ज्ञात भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? तो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ी में 16 आपको वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन सा है? तो अंकलेश्वर है, कोसंबा है और महेसाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत में गैर सरकारी संगठन किसके माध्यम से जनता से धन जुटा सकते हैं? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जनता से धन जुटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार किस भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे कितने वर्षों से अधिक के लिए परती रखा गया? तो 5 वर्षों से अगर अधिक के लिए परती रखा गया है तो उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल में शामिल किया गया है तो कपास, जूट और गन्ना को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इस इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था और यह राउरकेला क्षेत्र से लौह प्राप्त करता है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र, तो बोकारो की स्थापना जो हुई थी वो रूस के सहयोग से 1964 में हुई थी और एक किस कहाँ पे है? तो राउरकेला क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एजेंसी SAFE आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर रिपोर्ट जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करते समय आवासान को एक मद के रूप में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मूल सेवा के रूप में। अगला है कि भारत में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित कहां किया गया था? तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। अगला है कि मुद्रा मूल्य ह्रास किस प्रकार से निर्बल निर्यात की वृद्धि को प्रेरित कर सकता है? तो निर्यात लागत में कमी के तहत। अगला है कि CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा मदे घटाने पर प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? तो मूल मुद्रास्फीति प्राप्त करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में फ्लेक्सी कामगारों को परिभाषित कौन करता है? तो शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में किस तत्व की सांद्रता उच्च होती है? तो ऑक्सीजन। पादपों की किस श्रेणी में अनावृत बीज होते हैं जो अंडाशय भित्तियों द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं? तो अनावृत बीजी यानी जिसको जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा प्राणी समूह अपने पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकता है? तो स्तनधारी और पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निचले वायुमंडल में शुष्क वायु के प्रमुख संगठक होते हैं निचले वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी आदर्श गैस के एक निर्धारित द्रव्यमान का आयतन एक स्थिर तापमान पर आधा कर दिया जाए तो कंटेनर के भीतर का दाब क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विसरण दर लेंस की क्षमता द्विध्रुव आघूर्ण और प्रकाश की तीव्रता में से डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में सामान्यतः कार्बन श्रृंखलाएं होती है, कैसी होती है? तो दीर्घ असंतृप्त होती है। नेक्स्ट हमारा है एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से किस अम्ल का पीएच मान सबसे ज्यादा होगा? तो एसिटिक अम्ल का पीएच मान सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अपमार्जक जो है सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण होते हैं, अमोनिया या सल्फोनेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, कंप्यूटर ज्ञान देखते हैं। कंप्यूटर में आते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन हमारा है कि फायरबॉल एक सॉफ्टवेयर उपकरण है
जो कि सुरक्षा करता है, सर्वर 1 नेटवर्क की सुरक्षा करता है, फायरवॉल। अगला है कि स्प्रेडशीट, ऑटोकैड, एमएस पावर पॉइंट और लिंकर में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिंकर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला है कि हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, ट्रोजन हॉर्स और फायरवॉल में से कौन एक मैग्नीशियम सॉफ्टवेयर है? तो ट्रोजन हॉर्स एक मैग्नीशियम सॉफ्टवेयर है। अगला हमारा है कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और इमेजेज के इंटरएक्टिव कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इंटरएक्टिव कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मल्टीमीडिया। यानी कि टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो और इमेज का जो इंटरएक्टिव कॉम्बिनेशन होता है इसको मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। डीवीडी का पूरा नाम होता है तो डीवीडी, इसका पूरा नाम हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कंप्यूटर आइकन मूलतः किस तकनीकी पर आधारित होता है? तो कंप्यूटर आइकन जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। अगला है कि मॉडर्न स्विच, हब और सीपीयू में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तो सीपीयू एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। किस मेमोरी सेल को बाहरी सर्किटर की आवश्यकता होती है? तो डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को बाहरी सर्किटर की आवश्यकता होती है। अगला हमारा है मेमोरी और स्टोरेज में क्या मुख्य अंतर होता है? तो मेमोरी जो होता है वो अस्थाई होता है और स्टोरेज जो होता है वो अस्थाई होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वार्म बूटिंग के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? तो वार्म बूटिंग के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कृषि पे। कृषि से पहला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन विश्व कपास दिवस? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला हमारा है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ में यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को त्वरित कृषि संबंधी सूचनाएं प्रदान की जाती है? तो एम किसान जो ऐप है इसके माध्यम से किसानों को त्वरित कृषि संबंधी सूचना प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है इम्फाल मणिपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 26 जनवरी 1993 को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक ही भूमि पर वर्ष दर वर्ष एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। एक ही फसल बार बार जो उगाया जाता है उसको मोनोक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूंग, मक्का, आलू, गेहूं कैसी फसल पद्धति के उदाहरण? इनको रिले फसल पद्धति कहते हैं। रिले फसल पद्धति कहते हैं। अगला है कि जब पेड़ों या झाड़ियों के बीच खाली जगह में कृषि योग्य फसलें उगाई जाती है तो इस प्रकार की फसल को क्या कहते हैं? तो गली फसल कहते हैं। पेड़ और झाड़ी के बीच में जो भी खाली जगह रहता है वहां पे जो भी कृषि योग्य फसल उगाई जाएगी उसको गली फसल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्मूथर फसलों की खरपतवार दमनकारी फसलें भी कहा जाता है। ऐसी फसलों के प्रमुख उदाहरण कौन है? तो लोबिया है और सरसों है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं खेलकूद पे। खेलकूद का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डिग पास जो होता है वो किस खेल में से संबंधित शब्दावली है? तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में डिग पास होता है। अगला है कबड्डी खेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो भारत में। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द जो होता है वो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी कप जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बुकलिन खेल मैदान किस देश में है? तो बुकलिन खेल मैदान जो है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो है वो पीटी उषा की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि आगा खा कप। तो आगा खा कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है थॉमस कप, उबेर कप, सुद रीमन कप, ये तीनों जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस, उबेर और सुद रीमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हमारा बेसबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर आते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो भारत पोल पोर्टल का विकास जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार किस स्थान पर एक भवन में स्थित है? तो ये नए संसद भवन जो बना है नई दिल्ली में, इसी भवन में स्थित है आपका गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार। हंस द्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस नृत्य शैली को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? तो गरबा को। गरबा को जो है वो आपको यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस मंत्रालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी IKS को समर्पित एक विशेष पहल धारा का प्रारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यह स्वदेशी रूप में विकसित की गई अत्यधिक ऊंचाई पर सड़क निर्माण की तकनीकी है, इसका नाम क्या है? रेजू पेव। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाला एक रोबोट जिसे प्रवाल भित्तियों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका क्या है नाम? सी बोट। सी बोट। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी पर सलाल विद्युत परियोजना है? सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाब पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गिलगित, गोमल, दुंजा और जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है हमारा गिलगित, गोमल, दुंजा और जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप पोषण भी पढ़ाई भी यानी PBPB यानी पोषण भी पढ़ाई भी किस कार्यक्रम के अधीन प्रारंभ किया गया था? तो समग्र शिक्षा अभियान। तो ये रहा हमारा सितंबर का PD का सार संग्रह। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग आगे लेके आते रहेंगे, आप लोग बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए ये सार संग्रह का सीरीज, और GS स्प्लिट को सब्सक्राइब करके कम से कम शेयर करते रहे। धन्यवाद।